अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 का पास्ट पेपर ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इज। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन जो कि है वो फॉर्मल्डिहाइड का जो है सॉल्यूशन होता है 40% का। मींस अगर हमारे पास एक कंटेनर है उसमें 60 ml वाटर है एंड 40 ml हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, तो हम इसको फॉर्मेलिन कहेंगे क्योंकि ये 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन गया। और अगर हमारे पास इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि द प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जहाँ लिखा है, अगर डिसइंफेक्टेंट की भी बात होती है, अगर किसी क्वेश्चन में डिसइंफेक्टेंट भी पूछा जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के साथ, तो तब भी हमारा जो आंसर है वो फॉर्मेलिन ही होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ O2 कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल। तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हर किसी चीज के 1 मोल में हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो O2 का मॉलिक्यूल होता है उसमें हमारे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और हर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो पर वेट होता है वो 16 ग्राम होता है। तो टोटल ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो है जो वेट होगा टोटल वो 32 ग्राम्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो 32 ग्राम्स ऑफ O2 है उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका मतलब है कि 16 ग्राम में मीन्स हाफ ऑफ 32 में हाफ ऑफ 6.02 होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सिंपली 3.01 इंटू 10⁻23। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज। तो ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सॉल्व हो सकता है टोटली बाय बुक रीडिंग। तो इसका आंसर है अमोनल। अमोनल इज बेसिकली एन एक्सप्लोजिव। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास ऑप्शंस में टी एमोनल या एमोनल आता है तो आप मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शंस आते हैं उसमें टी एमोनल है और एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज, तो आप नन ऑफ दीज पे क्लिक करेंगे बिकॉज एमोनल एंड टी एमोनल आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इनको हम कभी भी एक ही कंसीडर करके टिक नहीं कर सकते। ठीक है। So now the fourth question is Bayer's method is used for the purification of। तो ये क्वेश्चन भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सिमिलरली बुक रीडिंग से सॉल्व होगा। तो इसका आंसर है बॉक्साइट, बिकॉज Bayer's method is used in the refining of bauxite to produce alumina which is actually aluminum oxide, and these two things are this respectively. Now Ostwald's method is used in the preparation of, it is a basic question, that is HNO3. Sixth is the elements of group 1b are called। जो 1b ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, और इनको कहा जाता है कॉइनेज मेटल बिकॉज अर्ली टाइम्स में जो कॉइन्स यूज होते थे वो इन्हीं से बनाए जाते थे। अब क्योंकि एक्सपेंसिव हो गई ये चीज़ें तो इसलिए अब इनसे यूज़ नहीं होते, लेकिन पुराने ज़माने में इन्हीं को यूज़ करके कॉइन्स यूज़ किए जाते थे, तभी इनका जो नाम है वो है कॉइनेज मेटल्स। सेवेंथ इज कैप्रिक एसिड इज। तो इसमें भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनकी CH और O की तादाद याद कर ली जाए और फिर जो है उनकी तादाद को कंपेयर कर लिया जाए, क्योंकि जहाँ पे जब अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो ये ही एक मोस्ट फेवरेबल हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हमारी जो क्वांटिटी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो रही है। So the eighth question is ethylene reacts with sulfur monochloride to give। तो जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो कुछ इस शक्ल का होता है जिसमें हम लोग रिएक्ट कराते हैं इथाइलिन को सल्फर मोनोक्लोराइड से, और हमारे पास कुछ इस तरीके का मटेरियल वजूद में आता है जिसका जो नाम है वो है मस्टर्ड गैस। सो आवर आंसर विल बी मस्टर्ड गैस। Now Gram's law of diffusion refers to, this is a very basic question और हर बच्चा जानता है कि गैसेस
कि जब डिफ्यूजन का जिक्र होता है तो तभी हम लोग ग्राम्स लॉ को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी ने डिफ्यूजन के बारे में हमें एक्सप्लेन किया था कि किस नेचर पे डिपेंड करती है, क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पे गैसेस की डिफ्यूजन डिपेंड करती है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज H2S इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो H2S के साथ सबसे पहले हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है उसकी तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है यहाँ पे, बट जो सल्फर होता है उसका जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। -2 का मतलब है कि इसके पास कोई चीज़ एक्सेस में है और एक्सेस में है इसके पास नेगेटिव पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके पास जो चीज़ ही होगी वो वही चीज़ दे सकता है, और जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन देता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जो चीज़ खुद ऑक्सीडाइज होती है वो दूसरे को रिड्यूस कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है। तो मैंने उसका एक छोटा सा चार्ट बना दिया है, वो आप इस पे अगर देख लें, जिसका इस क्वेश्चन से तो लिंक नहीं है, लिंक है भी थोड़ा सा। क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल बनाएगा। बट जो है ये मैं चार्ट इसलिए बनाया ताकि आगे भी कोई क्वेश्चन हो तो उसमें बच्चों को आसानी हो जाए। एक चार्ट टाइप है, तो उसमें सबसे पहले मैंने बना दिया कि रिडक्शन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिडक्शन बेसिकली क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है तब भी रिडक्शन है, बट अगर ऑक्सीजन लूज हो रही है तो वो हमारे पास रिडक्शन कहलाएगी, क्योंकि हम इन तीनों टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्टडी करते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल वाइस वर्सा फॉर द ऑक्सीडेशन। और एक और जो कंफ्यूजन लोगों को होती है, वो बच्चों को होती है अक्सर, वो है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अब जैसे हमने यहाँ पे H2S का जिक्र किया कि जब ये अपने आप से इलेक्ट्रॉन माइनस करता है, इसका मतलब क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने ये चीज जिक्र की कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, बट ऑक्सीडेशन इसके अंदर हो रही है, और जो चीज अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगी वो दूसरे को रिड्यूस कर देगी। मीन से किसी को तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, मतलब किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को, सॉरी, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है। सिमिलरली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो उसी चार्ट को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर दिया, अगर कोई इसका शॉट लेना चाहे तो एक बेसिक सी चीज़ है, बस कोई टिप के तौर पे रखेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लें ताकि आप इसको अपने पास एज अ पिक सेव कर लें और जब भी इसकी हेल्प हो तो इसको देख लें। So the 11th question is 1b, 2b through 8b elements are। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि जितने भी 1b से लेकर 8b तक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो जो टोटल ब्लॉक कहलाता है वो डी ब्लॉक कहलाता है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर एक बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो हमारे पास मास नंबर होता है। 13th इज व्हाट इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन हमारे पास एक पॉलीसेचराइड होता है। एंड नाउ व्हाट इज पॉलीसेचराइड। तो पॉलीसेचराइड हम कहते हैं किसी भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट को जिसमें बहुत तरीके की चीज़ें शामिल हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी अ स्टार्च और सेलुलस, ग्लाइकोजन और मैनी अदर्स, जो जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉन्डेड टुगेदर होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। अब यहाँ पे हम अगर देखें कि मोनोसेचराइड, ओलिगोसेचराइड, डाइसेचराइड, ये ऑप्शन हम लोग इसलिए कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो ग्लाइकोजन होता है उसमें बहुत ही सारी डिफरेंट किस्म की शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनकी कोई मतलब स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, 1 2 3 नहीं होते। अगर ऐसे होता तो हम उनको नेमिंग कर सकते थे उस तरीके से उसकी। और पॉलीसेचराइड इज मजीद अगर हम इसको डिफाइन करें तो कि स्वीट टेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स की जो चेन होती है वो हमारे पास कहलाती है पॉलीसेचराइड। तो सिंपली आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो
All of the noble gases fulfill octet rule except helium. And why is this so? हीलियम का जो ऑक्टेट रूल होता है उसको बनने की बारी ही नहीं आती, बिकॉज जो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी होती है वो ही सेटिस्फाइड हो चुकी होती है, इसलिए ये वाहिद नोबल गैस है जिसमें ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं होता, बिकॉज वो होता ही नहीं है. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Question number 15 is, force is applied on a container which is closed, as a result of which its volume is decreased. What will happen to its temperature? इन सिंपली इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है जो कि क्लोज्ड है, और जैसे ही उस पर हमने किसी किस्म की फोर्स अप्लाई की, हमने इस पर फोर्स अप्लाई की, तो जो है ये हमारे पास इसका वॉल्यूम छोटा हो गया. मीन्स फॉर एग्जांपल ये V1 है, ये V2 है, तो हमारे पास वॉल्यूम छोटा हो गया. तो इनका क्वेश्चन ये है कि अब उसके टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा. ठीक है, और अब जो है यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि अगर हम बॉयल्स लॉ को पढ़ते हैं तो वो तो हमें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बताती है कि जब हमारे पास किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है. तो ये तो उस बात के बिल्कुल ऑपोजिट है. यहाँ पे तो हमारी अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. यहाँ तो दोनों ऑपोजिट रेशो में जा रहे हैं. तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन की है. अगर किसी बच्चे को अगर मतलब इंटरेस्ट है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन जाननी है, तो मैंने एंड में कही है. वरना जो है इतना ही है कि फोर्स अप्लाइड अगर होगी हमारे किसी क्लोज कंटेनर पे, तो उसका जो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर अल्टीमेटली इंक्रीज होगा. ठीक है, तो इसकी अगर जिसको एक्सप्लेनेशन देख रही है कि ये बॉयल्स लॉ के अगेंस्ट क्यों जा रहा है, तो वो हम एंड में डिस्कस किए मैंने वीडियो के लास्ट में, आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 25. नाउ सिट्रस फ्रूट्स इज अ सोर्स ऑफ विटामिन. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग हर टीवी एड में भी यही देखते हैं, जूस के एड में डिफरेंट, कि ये बात हमें वहीं से ही पता चल जाती है कि हर जो हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें जो बेस्ट हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है वो है विटामिन सी. उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कहता है कि फंक्शनल ग्रुप इन ऑयल्स एंड फैट्स इज. तो इसके लिए हम सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखते हैं फैटी एसिड्स का. ऑयल्स एंड फैट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली फैटी एसिड्स ही होते हैं. अब उनकी सैचुरेशन पे डिपेंड करता है कि उनकी अगर सैचुरेशन जो है वो एक तरीके की होगी तो वो ऑयल्स कहलाते हैं, और अगर उसी हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं उसमें जो सैचुरेशन लेवल डिफरेंट है, मीन्स डबल बॉन्ड की क्वांटिटीज डिफरेंट है, तो जब वो हमारे पास फैट्स कहलाते हैं. तो मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, और दोनों के जो बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो होता है एस्टर का, जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है. और अगर यहाँ पे भी हम गौर करें तो हमें एक एस्टर का ही बॉन्ड दिखाई देता है, अगर हम यहाँ गौर करें. ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है ऑयल्स एंड फैट्स में वो हमारे पास है एस्टर. Which statement is wrong for the chlorination of methane? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं हम इंटरमीडिएट लेवल पर. एक बहुत ही स्मॉल टॉपिक होता है लेकिन डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो उसी के बिना पे हम लोग हिसाब लगाते हैं कि ये इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है. फर्स्ट अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो इसमें है मेरे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो जब मैंने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ी थी तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी उसमें कि जब हमने डार्कनेस में इस रिएक्शन को इनिशिएट करना चाहा था तो हमारे पास कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया ही नहीं. पॉजिटिव रिजल्ट क्या नहीं आया, हमारे पास रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, एक जो भी इसकी डिमांड होती है, ताकि हमारा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन ब्रेक हो सके. जो Cl2 का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हमें ब्रेक करना होता है, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है. तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के जुमरे में आ जाता है. उसके बाद अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 देखूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, क्योंकि जब भी मैं वहां पे गौर करूं तो मेरे पास हर CH4 में हमारे पास एक जो रेडिकल है क्लोरीन का वो उससे रिएक्ट कर रहा होता है, और हमारे पास हमेशा एज अ रिजल्ट CH3 मीन्स अगर मैं अपनी फर्स्ट स्टेप में देखें CH3Cl एंड HCl बन रहा होता है.
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूशन तो हो रही होती है, 4 स्टेप्स होते हैं, 4 में सब्स्टिट्यूशन से ही हमारे एक एक हाइड्रोजन करके निकल जाता है। उसके बाद फ्री रेडिकल इस तरीके से है कि मेरे पास जो है जो मीथेन है उसका भी फ्री रेडिकल बन रहा है, उसमें जब एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो CH3 का रेडिकल बन रहा है, उसके बाद क्लोरीन का भी रेडिकल बन जा रहा है हमारे पास। तो जो चीज़ नहीं होती, वो जो वाहिद चीज़ है वो है मेरे पास एडिशन रिएक्शन। इस पूरे प्रोसीजर में जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक हाइड्रोजन निकलता है, एक क्लोरीन आता है, उसमें कहीं भी एडिशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। तो इसलिए जो मेरा आंसर है वो होगा एडिशन रिएक्शन। 19th क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन गिवन है, उसके साथ हमारी जो उनकी इंथाल्पी गिवन है पूरे रिएक्शन की, डिफरेंस इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और हमसे पूछा गया है कि आइदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और द एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास जो डिफरेंस इन एंथैल्पी गिवन होता है उसकी वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो जो रिएक्शन होगा वो होगा एंडोथर्मिक, और जब उसकी जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव होगी तो प्रोसेस हमारा कहलाएगा एक्सोथर्मिक। तो इस हिसाब से देखूं तो मैं जो मेरा आंसर है वो है एंडोथर्मिक, बिकॉज मेरी जो एंथैल्पी डिफरेंस है पूरे रिएक्शन का वो पॉजिटिव है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एंथैल्पी डिफरेंस होता है वो उसकी जो असल इक्वेशन होती है या जो जिस तरीके से वो मालूम किया जाता है वो होता है कि मेरी जो प्रोडक्ट में कितनी हीट है माइनस मेरे रिएक्टेंट में कितनी हीट है, और हमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना होता है किसमें ज़्यादा है, ठीक है। और किसी भी दो चीज़ों में देखना कि कौन सी ज़्यादा बड़ी है, तो सबसे जो इजी तरीका होता है, कोई भी दो वैल्यूज़ है मेरे पास न्यूमेरिक, तो सब मुझे इजी तरीका उनमें देखने के लिए कौन किससे बड़ी है कौन किससे छोटी है, मैं उन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। तो अब अगर मेरे पास ये जो इंथैल्पी चेंज है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मेरे पास प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा है, मींस मेरे पास ये जो एंड रिजल्ट आया है इसकी इंथैल्पी ज़्यादा है। और प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा कब होगी? जब एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक का मतलब उसने अपने अंदर हीट ले ली, और जब उसने अपने अंदर हीट ली तभी तो उसकी हीट बढ़ जाएगी ना। एंडोथर्मिक उसने सारी एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर, इसका मतलब है कि उसकी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर मैं ये जो मेरी इंथैल्पी डिफरेंस है ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने अंदर की हीट रिलीज कर दी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, प्रोडक्ट ने अपने अंदर से सारी अपनी जो हीट एनर्जी थी उसको रिलीज कर दी, तभी उसका जो हीट कंटेंट है वो कम हो गया। तो इस सूरत में क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसकी हीट कम होगी और मेरे जो रिएक्टेंट है उसकी हीट ज़्यादा होगी, तभी मेरा आंसर जो है जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो माइनस में आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो एक ये इसलिए हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू आती है, ठीक है। और इसी तरीके से हम हिसाब लगा सकते हैं कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। नाउ 20th क्वेश्चन इज मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑफ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है। हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जब हमारे पास 1 मोल ऑफ एनीथिंग or any substance goes through the hydration, and what is subsequently hydration? Hydration is the process of combining a substance chemically with water. तो केमिकल साइंस हमें ये बताती है कि जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनमें से एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन दोनों को स्टेबल बनाती है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल वाटर के साथ अटैच होता है तो उसका अलग से एक नाम हो गया कि वो हाइड्रेशन कहलाता है। और हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, कहीं इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है, इसको कहीं हाइड्रेशन एंथैल्पी कहा जाता है, ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेस की जाती है। नेगेटिव साइन का मतलब यही रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बॉन्ड। तो इसलिए कि मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी अब किसकी होगी। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर को हम विजिट करते हैं कि उस हिसाब से किसकी मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी हो सकती है। तो अब अगर मैं यहाँ इनके सबके स्ट्रक्चर्स देखूं जो मेरे पास ऑप्शन गिवन है, तो उसमें मैं देखती हूँ कि सबसे जो छोटा मेरे पास स्ट्रक्चर है वो लिथियम का है, देन सोडियम, पोटेशियम, और इसी तरीके से मेरे पास स्ट्रक्चर इंक्रीज होता रहता है। और हम एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट ये जानते हैं कि जितना स्ट्रक्चर छोटा होता है उतनी उसकी दूसरे सब्सटेंस के साथ बॉन्डिंग मुश्किल होती है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के मजीद करीब होते हैं, और जितना वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस अट्रैक्शन को तोड़ के दूसरे सब्सटेंस से मिलने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अब अगर मैं इन सब को कंपेयर करूं कि सब वाटर से अटैच हो रहे हैं, तो अगर वाटर यहाँ पे आके इससे
अटैच होना चाहता है तो बहुत इजीली अटैच हो जाएगा और बहुत ही कम अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर वाटर आके इससे अटैच होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, फॉर एग्जांपल बिल्कुल किसी यूनिट्स के साथ नहीं, -5 जूल्स हमारे पास एनर्जी रिलीज हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि इससे आता है, इससे आके वाटर मॉलिक्यूल अटैच होना चाहता है तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी इसकी निकलेगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा करीब हैं न्यूक्लियस से। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से -8, इसने 8 यूनिट्स ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी। उसके बाद अगर मैं इसमें आऊँ तो हमारे पास एनर्जी बढ़ती रहेगी, मतलब कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से पोटेशियम पे आऊँगी -12, और इसी तरीके से सोडियम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास रिलीज कर देगा क्योंकि ये और छोटा है। और इनमें जो सबसे छोटा है वो है लिथियम। लिथियम में जो है जब वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होगा तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो लेट्स से अगर मैंने जो अज्यूम की है इसमें निकलेगी, इसमें लगेगी और निकलेगी इसमें से एनर्जी 20 यूनिट्स की, ठीक है। तो अब अगर मैं गौर करूं तो यहाँ पे जो मेरी हाईएस्ट एनर्जी रिलीज हुई है वो है लिथियम से हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और अगर मैं न्यूमेरिकली देखूं, न्यूमेरिकली अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो जो मिनिमम एनर्जी है हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि मैं माइनस में जो है रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा लिथियम का, क्योंकि इसकी मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की होती है, क्योंकि हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। ये एक बिल्कुल मैथमेटिक्स की टर्म है, ठीक है। तो अगर हम अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहां हम देखें तो हम कहेंगे कि लिथियम हैज द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी क्योंकि माइनस साइन अटैच होता है। बट अगर कोई बच्चा ये कहता है कि हमारे पास रुबीडियम की होती है ऐसे जो है मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल बड़ा होता है बाकी सबसे और एनर्जी सबसे कम रिलीज होती है, तो वो एक बात होगी फिजिकली। बट हम जब यहाँ आंसर को टिक करेंगे वो हम करेंगे न्यूमेरिकली, क्योंकि वैल्यू माइनस में होती है। और ये चीज हम सिर्फ तब करेंगे जब कहीं कुछ मेंशन ना हो, जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम लोग अपनी माइनस की टर्म को लेकर ही चलेंगे। बट अगर यहाँ मेंशन हो कुछ कि कीपिंग द वैल्यूज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी विद अ पॉजिटिव साइन और फिजिकली और एनीथिंग, अगर कुछ ऐसा मेंशन होगा तब हम जो है रुबीडियम को टिक करेंगे, वरना अगर हम न्यूमेरिकली देखेंगे तो आंसर हमारा लिथियम ही होगा। Now Kipp's apparatus is used in the preparation of H2S and वैसे तो Kipp's apparatus जो होता है वो different gases की preparation और storing में use होता है, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना वो H2S के लिए यूज़ होता है। और यही इन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है। वैसे तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं, ये नहीं है कि Kipp's apparatus है ही स्पेसिफिकली H2S के लिए, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन ये सबके लिए होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये H2S के लिए यूज़ हुआ करता है। Question number 22 is pure chemical compounds contains same element combined in same ratio of weight is called। तो इसका आंसर सिंपली ये एक डेफिनेशन है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। और इसी तरीके से हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के कई नाम हैं, जैसे है प्राउट्स लॉ और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसी तरीके से अगर इनमें से कोई नाम आता है तो हमें उसको टिक करना होगा, और अगर ये तीनों के तीनों नाम आते हैं और लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास अल्टीमेटली होगा ऑल ऑफ दीज, तो हमें ऑल ऑफ दीज पे ही टिक करना होगा। The power of an atom to attract a shared pair of electron is called electronegativity. If hydrogen of benzene is replaced by electropositive ion, then the reaction is called the electrophilic substitution, because electropositive ion आ रहा है और सबसे पहले सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता। अब इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक रिएक्शन होती है कि एन एटम अपेंड्स टू एन एरोमेटिक रिंग। अपेंड का मतलब होता है आके अटैच होना, तो वो जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे पास आयन होता है वो हाइड्रोजन की जगह आ जाता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन चला जाता है। और वो जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मींस इलेक्ट्रॉन लविंग होता है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल की वैसे डेफिनेशन है कि अ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस दैट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट
और एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है इसलिए उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक, और इलेक्ट्रोफिलिक चीज की सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देयरफॉर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो इसका आंसर है NaCl, और ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि NaCl एंड वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स अगर एक अप्लाई होगी किसी क्लोज कंटेनर पे जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो उसके टेम्परेचर पे असर जो पड़ेगा वो है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, हम उसको स्टडी करते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं चार्ल्स लॉ को। सॉरी, मैंने जब हम 15 क्वेश्चन को जिक्र कर रहे थे तो मैंने उसमें बॉयल्स लॉ कह दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो चार्ल्स लॉ की अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ तो उसमें जो मेन सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसका यहाँ मुझे ताल्लुक है वो है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ जो कि चार्ल्स लॉ हमें प्रूव करती है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास एक इस तरीके की लाइन आती है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस फॉर एग्जांपल मेरी एक ये टेम्परेचर है तो इसमें मेरी एक ये वॉल्यूम है, और अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, मींस ये मैं इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर लूं, तो मेरे पास वॉल्यूम भी अल्टीमेटली इंक्रीज्ड ही आएगी। तो अब ये ग्राफ मुझे क्या शो करता है, ठीक है, मैंने तो ये देख लिया कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो वॉल्यूम बढ़ रही है, बट मुझे ये चीज़ पता चलती है कि मेरे पास इस सिचुएशन में जो वॉल्यूम है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टेम्परेचर एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है कि जिसका जो चेंज होता है ना वो दूसरे पे असरअंदाज नहीं करता। मींस वॉल्यूम का क्या चेंज है क्या नहीं है उससे दूसरों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको दूसरों से फर्क पड़ता है। अब टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इसमें जो भी दूसरे के किसी चेंज से इससे फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रही हैं टेम्परेचर को नहीं पता, इस चार्ल्स लॉ के बकौल। चार्ल्स लॉ हमें ये कहती है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। मींस जब मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगी तो वॉल्यूम अल्टीमेटली चेंज होगी, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ मुझे सिर्फ ये चीज प्रूव करती है कि जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो वॉल्यूम के चेंज को चेंज करता है, एंड इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है वो जो है वो डायरेक्ट होता है। मीन्स जो जो मैं अपना टेम्परेचर बढ़ाती हूँ उसी तरीके से मेरा वॉल्यूम बढ़ता रहता है, और जैसे ही मैं अपना टेम्परेचर कम करती हूँ उसी तरीके से मेरा वॉल्यूम कम होता है। बट चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम की डिपेंडेंसी नहीं बताती। मीन्स वो ये एक्सप्लेन नहीं करती कि वॉल्यूम के चेंज से टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे चार्ल्स लॉ से, बिकॉज चार्ल्स लॉ में हम हमेशा टेम्परेचर के चेंज पे वॉल्यूम का चेंज क्या आता है उसको स्टडी करते हैं, बट हमने जब वो MCQ स्टडी किया उसमें हमारे क्वेश्चन ये था कि जब वॉल्यूम पे ये चेंज आया तो टेम्परेचर का क्या चेंज होगा। इसीलिए इसका जो आंसर है टेम्परेचर का वो डिक्रीज नहीं होगा, उसका आंसर इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का जिक्र है। अब वो इंक्रीज क्यों हुआ ये एक अलग स्टडी है, एक अलग थर्मोडायनामिक स्टडी है कि वो मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, क्लोजर आ गए या क्या, मगर चार्ल्स लॉ से क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करती है बात वो मैंने यहाँ पे समझाई है। तो इसी तरीके से अगर मैं चार्ल्स लॉ को ही दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू करूं तो चार्ल्स लॉ ये कहती है कि जब मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर होगा और मैं उसमें हीट सप्लाई करूंगी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मींस टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, यही बात मेरी कहती है चार्ल्स लॉ। बट चार्ल्स लॉ मुझे ये नहीं बताती कि वॉल्यूम को मैं चेंज करूंगी तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊं, मतलब ये बात अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली किसी को समझ ना आई हो तो उसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल पेश किया है कि मेरे पास ये दो कंटेनर्स हैं, दोनों कंटेनर्स में किसी किस्म का लिक्विड है और उनमें एक ये प्रोपेलर लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है। तो अब क्या है, अब दो सिचुएशंस हैं। मुझे पता है कि मेरी जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज होती हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। मींस मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी कैन साइमल्टेनियसली बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी बैक। तो अब अगर मैं देखूं कि जो भी मैकेनिकल और हीट एनर्जी का जो आपस में इंटर रिलेशन है, जो भी हमारी थर्मोडायनामिक्स की लॉ हमें करती है, हम उन लॉस पे भी जा नहीं रहे, हम एक फिजिकल एक एग्जाम्पल को कर रहे हैं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है। अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास इस सिचुएशन नंबर 1 में ये जो मेरा प्रोपेलर है अगर ये रोटेट करेगा हाई स्पीड से, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो कंटेनर है जो मेरे पास जो लिक्विड इसमें मौजूद है ये हीट अप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी
प्रोपेलर की रोटेशन है या जो मेरी मैकेनिकल फोर्स है वो जब मूव करेगी तो मेरा कंटेनर हीट अप हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो कंटेनर की जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट हो गई और जो मेरा लिक्विड है वो डिपेंडेंट हो गया कि जब उसके मोशन से उसको फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मीन्स मैंने रोटेट किया। आप एक खुद एज्यूम करें कि मेरे पास आप एक कंटेनर लें, उसके अंदर पंखा डालें, उसको चलाएं तो आपका क्योंकि वो मोशन की वजह से, हीट की वजह से वो पानी गर्म हो जाएगा। अब मैं दूसरी सिचुएशन पे आती हूँ जो कि इसकी टोटल ऑपोजिट है। वो सिचुएशन ये कहती है कि अगर मैं इस कंटेनर में जो लिक्विड मौजूद है उसको हीट अप करती हूँ, उसको हीट सप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो क्या मेरा प्रोपेलर रोटेट करेगा उस हीट से? जिसका जवाब होगा नहीं। ये आपको भी बात पता है। आप अगर एक कप में फैन डाल दें छोटा सा और आप कप को हीट अप करें तो फैन कभी भी मूव नहीं करेगा, मगर इसी का उलट काम होगा। अगर कि फैन चलेगा तो कप हीट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात है कि यहाँ पे मेरी जो रोटेशन ऑफ प्रोपेलर है वो है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट। और जो मेरे पास कंटेनर का जो हीट अप होना है वो है डिपेंडेंट, कि वो मोशन पे डिपेंड करता है। बट कंटेनर के हीट अप होने से प्रोपेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही वजह है सारी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की, यही उसका बैक का रीज़न है। ठीक है, तो यह एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ आई होगी। So this is all from the 2019 past paper of NED University Antitrust एंड आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। और अगर आपकी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है ख़ास तौर पे लास्ट वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और जो MCQ नंबर 15 है उससे रिलेटेड, तो आप उसको ज़रूर लिखिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट और in easy words as much as possible. And thank you for watching. Good luck.